दक्षिण दिल्ली में रात में एक बहुत बड़ा सा सफ़ेद घर था। घर का मेन दरवाज़ा बड़ा और भूरे रंग का था, जो खुलते ही सामने एक बड़ा सा हॉल जहाँ महंगा फर्नीचर रखा हुआ था, पूरी तरह से साफ। फिलहाल वहाँ कोई नहीं था। हॉल से ही सामने ऊपर जाती सीढ़ियाँ, जिस पर एक कालीन बिछा हुआ था। ऊपर जाते ही लेफ्ट साइड में आखिरी कमरा था। कमरे का दरवाज़ा बंद था, पर अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी। कमरा अंदर से बहुत सिंपल सा था। कमरे में बीच में एक बड़ा सा बेड था। बेड जिस दीवार से सटा हुआ था, उस पर कुछ फोटोज़ लगे हुए थे, जिसमें एक लड़की और एक औरत थी। कमरे की एक तरफ एक बड़ा सा बुक शेल्फ, जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। दूसरी तरफ एक स्टडी टेबल थी, जिस पर कुछ बुक्स रखी हुई थी और कुछ बुक्स खुली थी, जिसके पन्ने उस कमरे में चलते पंखे से उड़ रहे थे। एक तरफ वार्डरोब था और उसके पास ही एक गेट, जो शायद बाथरूम का था, और एक तरफ बालकनी। उस कमरे में लगे बेड पर एक लड़की पेट के बल लेटी हुई थी। उसके सिर के नीचे पिलो था और उसकी नज़र सामने चल रहे टीवी में थी। टीवी में ये जवानी है दीवानी फिल्म की एंडिंग चल रही थी, जिसमें कबीर नैना के घर आकर उससे शादी के लिए मना कर रहा था। उस फिल्म को देखकर उस लड़की के चेहरे पर भाव बदल रहे थे। कभी वह स्माइल कर रही थी तो कभी अपना मुंह बना रही थी। जब मूवी खत्म हुई तब जाकर उसने एक स्माइल के साथ टीवी को रिमोट की हेल्प से बंद कर दिया और जाकर अपनी बालकनी में खड़ी हो गई। वहां जाकर वह चांद और तारों को निहारने लगी। यह थी कृतिका सिंह शेखावत। गोरा रंग, छोटा गोल चेहरा, 5 फुट 7 इंच करीब लंबा कद, बड़ी और गहरी नीली आंखें, जिस पर एक काला सा चश्मा लगा हुआ था, छोटी सी नाक, छोटे गुलाबी होंठ, जो फिलहाल मुस्कुरा रहे थे। उसके कंधे तक आते गहरे भूरे बाल हवा चलने की वजह से उड़ रहे थे। वाइट कलर का नाइट सूट पहने, जो हवा से लहरा रहा था। वह अभी भी चांद और तारों को निहार रही थी। कृतिका चांद को निहारते हुए, भगवान जी, मुझे भी ना अपनी लाइफ में एक बनी जैसा लड़का चाहिए, वह मुस्कुराते हुए बोली। पर हाँ, यह देख लीजिएगा कि वह कोई ऐसा ना हो जिसके पीछे हर लड़की पागल हो, और वह उन सब में। एक प्ले बॉय जैसा तो बिल्कुल नहीं। उसे सिर्फ मुझसे प्यार होना चाहिए। अच्छा भगवान जी, आराम से मेरी ये विश पूरी करना, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। इतना कहकर वह खिलखिलाते हुए अंदर चली गई और जाकर अपने बेड पर सो गई। पर कहते हैं ना, कभी कभी भगवान जी हमारी विश पूरी कर ही देते हैं, और ऐसा ही कृतिका के साथ भी होने वाला है। अगले दिन कृतिका अपने रूम में रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। ब्लू अनारकली कुर्ती और साथ वाइट लेगिंग मैच किए हुए, कानों में छोटी सिल्वर वाली पहने, और हाँ, उसका काला चश्मा लगाए, वह डाइनिंग टेबल पर एक तरफ आकर बैठ गई। कृतिका ने सिर उठाकर देखा तो सामने एक अधेड़ उम्र के आदमी बैठे हुए थे। सफ़ेद काले बाल, सांवला सा चेहरा, और उस पर गुरूर लिए वह एक हाथ से न्यूज़पेपर पकड़े अपना नाश्ता कर रहे थे। यह थे विक्रांत सिंह शेखावत। शेखावत इंडस्ट्रीज के मालिक और एक सक्रिय नेता। यह है कृतिका के पिता, पर कभी इन्हें कृतिका के लिए पिता बनते नहीं देखा गया। यह एक सख्त इंसान थे, जिन्हें बस अपनी शान की चिंता थी। वहीं उन्हीं के पास बैठी थी शिखा सिंह शेखावत, कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यह कृतिका की माँ है और कृतिका इनकी जान। स्वभाव से एक हंसमुख इंसान है। जब कृतिका आकर वहां बैठी तो शिखा जी ने उसे देखकर स्माइल की। कृतिका भी उन्हें देखकर स्माइल करती है। फिर उसकी नज़र विक्रांत जी पर चली गई, पर उन्होंने एक बार भी कृतिका को नज़र उठाकर तक नहीं देखा, जिसे देख उनके चेहरे पर उदासी आ गई। शिखा जी ने जब उसका उदास चेहरा देखा तो नाम में हिला दिया सर, जिसे देखकर कृतिका हल्का मुस्कुराकर नाश्ता करने लगी, जो अब तक उसके लिए आ गया था। कृतिका मन में विक्रांत जी को देखते हुए, क्यों पापा, आप कभी मुझसे बात नहीं करते, जबकि मैं तो आपकी अटेंशन पाने की कितनी कोशिश करती हूँ पापा। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है जिस कारण आप कभी एक नॉर्मल पिता नहीं बन पाए। कृतिका विक्रांत जी की आवाज़ से अपने ख्यालों से बाहर आई, हड़बड़ाते हुए। जी पापा। विक्रांत जी बिना भाव के साथ उसे देखते हुए, कॉलेज ठीक चल रहा है आपका? कृतिका उन्हें देखते हुए, जी पापा। विक्रांत जी, मैंने सुना है कॉलेज वाले एक ट्रिप रख रहे हैं, आप मना कर देंगी जाने से? उसी तरह। ठीक है। कृतिका, जी पापा।
वह सिर झुकाकर बोली, विक्रांत जी, नाश्ता हो गया हो तो कॉलेज जाइए। फिर तेज आवाज में, शिखर, शिखर। शिखर जो विक्रांत जी के यहाँ बरसों से काम कर रहे दिनेश जी का बेटा था, जो अब उनकी जगह काम करता था। शिखर कृतिका का ड्राइवर है, जो कृतिका को अपनी छोटी बहन मानता था। शिखर वहाँ आते हुए, जी मालिक। विक्रांत जी, शिखर जाइए, कृतिका को कॉलेज ले जाइए। इतना बोलकर वह बिना किसी की सुने सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। कृतिका ने अपनी माँ के गले लगकर बाय कहा और शिखर के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। रास्ते में शिखर कार चला रहा था और बैक मिरर से कृतिका को देख रहा था, जो उदास नजर आ रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही देखने के बाद शिखर स्माइल के साथ, क्या बात है बहना, उदास नजर आ रही हो? सर ने बाहर घूमने जाने से मना कर दिया, इसलिए ना? कृतिका उदासी से, नहीं भाई, मैं उसके लिए उदास नहीं हूँ, और वैसे भी मैं कहाँ कोई ट्रिप पर जाती हूँ। मैं तो इसलिए उदास हूँ क्योंकि पापा कभी मुझसे सही से बात नहीं करते। बस ज़रूरत हो उतना ही बोलते हैं। क्या कभी वे मुझसे एक नॉर्मल पिता होकर यह नहीं पूछेंगे कि मेरा दिन कैसा गया? कॉलेज में कोई नई दोस्त बनाई कि नहीं? आंखों में आंसू लिए, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है कि वो मुझसे सही से बात तक नहीं करते। शेखर जो इसके पीछे का कारण जानता था, पर कृतिका को नहीं बता सकता था। जब उसने कृतिका की आंखों में आंसू देखे तो अपनी गाड़ी रोककर पीछे घूमा। शिखर कृतिका के आंसू पोंछते हुए, तुझे पता है ना बहना, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो क्यों रो रही है? कृतिका को देखते हुए, उनको छोड़ ना तू, जो तेरी एक मुस्कुराहट देखने के लिए बेताब रहते हैं, उन्हें ऐसे आंसू बहाकर मत तड़पाना बहना। देख, मैं भी तेरे साथ रो दिया ना तो कॉलेज तो तू पहुंचने से रही, और अगर हिटलर को पता चला तो वो गुस्सा होंगे अलग। कृतिका शिखर की बात सुनकर आंसू पोंछते हुए, ठीक है भाई, अब नहीं रोऊंगी, और प्लीज आप भी रिदा की तरह पापा को हिटलर बुलाना बंद करें, उसने मुंह बिगाड़ कर कहा। शिखर कृतिका की नाक खींचते हुए, तेरी सारी बातें मान लूं, पर ये नहीं, उन्हें हिटलर बुलाने का मजा ही अलग है। इतना बोलकर शिखर फिर गाड़ी स्टार्ट कर कॉलेज की तरफ जाता है, और कृतिका अब रोने वाली सूरत छोड़ स्माइल करने लगती है। सेंट जेवियर्स कॉलेज दिल्ली का सबसे बड़ा प्राइवेट कॉलेज, जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। कुछ मिडिल क्लास स्टूडेंट भी हैं यहाँ, जो स्कॉलरशिप पर यहाँ पढ़ते हैं। कृतिका यहाँ बिजनेस मैनेजमेंट की स्टूडेंट है और उन अमीर पिता में से है जो इस कॉलेज के ट्रस्टी में से एक है। पर कृतिका ने कभी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद वे कॉलेज पहुँचे। कॉलेज की गेट से कोई महंगी गाड़ी एंटर होते ही सबकी नज़र उस पर चली गई, और जब उससे निकलकर कृतिका बाहर आई तो सबने वहाँ देखना छोड़ दिया। कृतिका को सब उसके ड्रेसिंग सेंस, आंखों पर चश्मा होने की वजह से ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। कृतिका क्लास की टॉपर थी तो बस उससे हेल्प लेने आ जाते थे, पर कभी किसी ने आगे बढ़कर उससे दोस्ती नहीं की थी, और इस बात से कृतिका को फर्क भी नहीं पड़ता था। कृतिका की बस एक दोस्त थी। कृतिका शिखर के साथ कुछ बात कर रही थी कि किसी ने उसे पीछे से आवाज़ दी, कृति। आवाज़ सुनकर कृतिका ने उस ओर मुस्कुराकर देखा जहाँ से आवाज़ आई थी। वहाँ से एक लड़की चली आ रही थी। हल्का सांवला सा रंग, छोटी आंखें, लंबा चेहरा, कद करीब 5 फुट 7 इंच, मीडियम साइज की, होंठ जिस पर हल्की पिंक लिपस्टिक लगाए, वाइट टॉप और ब्लैक जीन्स पहने, बालों की पोनी बनाए चली आ रही थी। ये थी रिदांशी मेहरा उर्फ रिदा। यह उन लोगों में से थी जो कृतिका को कृति बुला सकती थी, और कृतिका प्यार से उसे रिदा बुलाती थी। रिदांशी यहाँ केमिस्ट्री की स्टूडेंट है। रिदांशी एक मिडिल क्लास स्टूडेंट थी जो स्कॉलरशिप पर यहाँ थी। रिदांशी कृतिका के पास आकर उसे गले लगाते हुए, गुड मॉर्निंग मेरी कृति, वह चहकते हुए बोली। फिर कृतिका से अलग होकर शिखर से, गुड मॉर्निंग शिखर भाई। शिखर स्माइल के साथ, गुड मॉर्निंग रिदा। रिदांशी नकली नाराज़गी दिखाते हुए, क्या भाई, आप कृति को तो ज़्यादा प्यार से बहना बुलाते हैं और मुझे सिर्फ रिदा, यह तो गलत बात है ना? रिदा की नौटंकी देख कृतिका और शिखर दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। फिर शिखर दोनों को बाय बोलकर निकल गया। दोनों कॉलेज के अंदर गईं। अंदर जाकर और नोटिस बोर्ड देखने पर उन्हें पता चलता है
कि उन दोनों का पहला लेक्चर फ्री है, तो दोनों कैंटीन जाने का डिसाइड कर वहाँ एक खाली टेबल पर बैठकर बातें करने लगती हैं। रिदांशी थोड़े गुस्से में, मतलब उन हिटलर ने तुझे फिर से ट्रिप पर जाने से मना कर दिया ना? पिछले साल भी उन्होंने यही किया था। अरे यार, इतने तो अमीर हैं, फिर क्यों ऐसा करते हैं? कृतिका रिदांशी को समझाते हुए, रिदा गुस्सा मत कर, और वैसे भी अच्छा है उन्होंने पहले ही मना कर दिया, क्योंकि मैं भी कहाँ जाती हूँ वहाँ। और तू ना पापा को हिटलर बुलाना बंद कर। तुझे और शिखर भाई को क्या मज़ा आता है पापा को हिटलर बुलाने में? मैं नाराज़गी दिखाते हुए बोली। रिदांशी, अरे मेरे हिटलर की परी। कृतिका ने यह सुनते ही उसे घूर कर देखा। ओके ओके मिस्टर शेखावत की बेटी साहब, अब ठीक है, वह उसे मनाते हुए बोली। दोनों बात ही कर रहे थे कि एक शोर सुनाई दिया, जो कि गेट की तरफ से आ रहा था। थोड़ी देर में एक महिंद्रा की रेड थार उन्हें कॉलेज के गेट से एंटर करती हुई नजर आई, और जिसे देखकर एक ही साउंड लय बंद गूंजा, सैम 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 सैम। दो लड़के उस थार से बाहर निकले, और उन्हें देखकर लड़कियां खुश हो गईं, और होंगी भी क्यों ना। उनमें से एक थे सेंट जेवियर्स के मोस्ट पॉपुलर समर्थ कपूर उर्फ सैम। गोरा रंग, लंबा चेहरा, लंबी नाक, छोटे होंठ, काले बाल जो जेल से सेट किए हुए थे, बियर्ड लुक लिए, येलो शर्ट जिसके कुछ बटन खुले, वाइट पैंट पहने, पास वाली गाड़ी से टिककर खड़े, आंखों पर सनग्लास लगाए, और अपने साथ आए लड़के से इधर उधर देखते हुए बात कर रहे थे। ये कॉलेज में सैम के नाम से मशहूर थे। इनका रियल नेम बहुत ही कम लोग जानते थे। एक पिले बॉय की इमेज लिए हर लड़की के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर लिया करते थे, पर थे एक टॉप ग्रेड बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट। उन्हीं के साथ था पुलकित सिन्हा उर्फ कितू। यह सिर्फ सैम ही उसे बुलाता था। बड़ी आंखें, आयताकार चेहरा, थोड़ा सा सांवला सा रंग, लंबी नाक, छोटे होंठ, भूरे बाल और बियर्ड लुक ने ये भी कुछ कम हैंडसम नहीं थे। वाइट शर्ट और मटिया ट्राउज़र पहने हुए थे। सैम के बाद पूरे कॉलेज में इन्हीं का नंबर आता था। पुलकित किसी लड़की को भाव नहीं दिया करते थे, क्योंकि इन्हें कोई और पसंद थी जिसका जिक्र नहीं किया करते। सभी लड़कियां ग्राउंड में इकट्ठा होकर उन दोनों हैंडसम लड़कों को देख रही थीं, और मन में दुआ कर रही थीं कि दोनों में से कोई एक मेरा हो जाए। और वहीं लड़के उनके गुड लुक्स से जल रहे थे, क्योंकि सभी लड़कियों का ध्यान बिना कुछ किए वे हर बार अपनी तरफ खींच लिया करते थे। कृतिका और रिदांशी भी वहीं देख रही थीं जहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी। रिदांशी, अरे वाह, देख तो कृति तेरा क्रश आ गया, वह कृतिका को छेड़ते हुए बोली। कृतिका चिढ़ते हुए, रिदा कितनी बार कहा है तुझे, वो मेरा क्रश नहीं है, वो मेरा क्रश हो ही नहीं सकता। देख नहीं रही, ही इज़ ए पिलो बॉय एंड आई हेट देम। वह सैम को देखते हुए नफरत भरे लहजे में बोली। कृतिका को ऐसा चिढ़ते देख रिदांशी ने आगे कुछ नहीं कहा, और दोनों अपनी क्लास की तरफ बढ़ गईं। जब सैम और पुलकित दोनों कृतिका की क्लास में पहुंचे, तो एक बार फिर सभी लड़कियों की अटेंशन उन्हें मिल गई। कृतिका ने उन पर ध्यान नहीं दिया और अपनी स्टडी में लग गई। रात में सैम अपनी थार लिए पुलकित के घर के बाहर 10 मिनट से खड़ा था। वाइट टी शर्ट, ब्लैक जीन्स और उस पर लेदर जैकेट पहने, बालों को जेल से सेट किए, वह बड़ा हैंडसम लग रहा था। थोड़ी देर वेट करने के बाद वह अपनी गाड़ी में बैठा और लगातार हॉर्न बजाने लगा। उसके हॉर्न की आवाज़ सुनकर पुलकित जल्दी से अपने घर से निकला। ब्लैक शाइनिंग शर्ट और मटिया पैंट पहने वह भी कहर ढहा रहा था। पुलकित गाड़ी में बैठते हुए, एक तो पता नहीं तू मुझे हर बार कोई भी पार्टी में क्यों ले जाता है, जबकि बुलाते तो सिर्फ तुझे हैं। सैम पुलकित को देखते हुए, तुझे भी इनवाइट किया है तभी तो ले जा रहा हूँ, और वैसे भी तुझे पता नहीं है, पर मेरे कितू के पीछे कितनी ही लड़कियाँ दीवानी हैं। पर यह जनाब पता नहीं किसे अपने दिल में बैठा के रखे हैं। वह गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। पुलकित कुछ सोचकर स्माइल करते हुए, हाँ है कोई मेरे दिल में जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। सैम गाड़ी चलाते हुए, तो बोल क्यों नहीं देता, वो जो कोई भी हो, और अगर तुझसे नहीं होता तो मुझे बता। फिर अजीब से भाव के साथ, पता नहीं यह लोगों को हो कैसे जाती है मोहब्बत। पुलकित उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए, तुझे अभी एहसास हुआ नहीं है ना, इसलिए बोल रहा है। जब यह एहसास किसी को देखकर होने लगे ना, तब आएगा तुझे समझ
कि यह मोहब्बत कितनी कमाल की चीज़ है। सैम, ओके, लेट्स सी, कोई है इस दुनिया में जो इस प्ले बॉय को सच्चा आशिक बना दे। दोनों ऐसे ही बात करते पार्टी के वेन्यू में पहुंचे। बात यह थी कि यह पार्टी उनके कॉलेज की एक लड़की की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें उस लड़की ने सैम और पुलकित दोनों को इनवाइट किया था। क्लब में वह एक क्लब के बाहर अपनी थार पार्क करते हैं और अंदर चले जाते हैं। फिर एक बार लड़कियां उन्हें देखकर आहें भरने लगती हैं और वहीं हमारे सैम और पुलकित एक दिलकश स्माइल के साथ उन सबको हेलो करते हैं। क्लब पूरा रंग बिरंगी नाइट लाइट से घिरा हुआ था। एक तरफ डांस फ्लोर बना हुआ था जिस पर कुछ लोग थिरक रहे थे। उसी के पास था डीजे भी। दूसरी तरफ एक लॉज एरिया जहाँ कुछ कुछ दूरी पर सोफे और टेबल रखे हुए थे और वहीं पास था बार काउंटर। कुल मिलाकर ये क्लब एक पार्टी के लिए पूरी तरह लायक था। वहीं डांस फ्लोर पर गानों पर थिरक रही थी एक लड़की। डार्क ग्रीन कलर की शॉर्ट ड्रेस जो उसके शरीर से पूरी चिपकी हुई थी। चॉकलेट ब्राउन बाल जो कर्ल किए हुए थे। मेकअप के साथ एकदम टिप टॉप थी वह। यह थी हेजल, जिस लड़की का बर्थडे था उसकी कजिन थी, शायद जो कल ही इस शहर में आई थी। उसकी नज़र जब सैम पर गई तो वह उसे देखती रह गई। सैम को अपनी ओर अट्रैक्ट करवाने के लिए उसने डीजे वाले के पास जाकर कुछ कहकर गाना चेंज करवा दिया। हेजल को सिजलिंग डांस करते देखकर वहां मौजूद सभी लड़के उसी ओर देखने लगे, पर जिसे वह सब दिखाना चाहती थी, यानी हमारे सैम को, उसने बस एक बार उड़ती हुई नज़र उस पर डाली और वापस अपने पास बैठे पुलकित और बाकी लोगों से बात करने में लग गया। अब तक सभी को समझ आ गया था कि यह डांस वो किसके लिए कर रही है, और वहीं सैम अब कुछ लोगों के साथ बार काउंटर के पास खड़े होकर एक कोल्ड ड्रिंक पीते हुए उनसे बातों में लग गया था। हाँ, सैम भी हेजल के इशारे समझ गया था, पर वह उसे इग्नोर करने में लगा हुआ था। हेजल अब डांस फ्लोर से नीचे आकर सैम के इर्द गिर्द घूमकर डांस करने लगी थी। उसे अपने मूव से रिझाने में लगी हुई थी और वहीं सैम उसे बिना भाव के साथ ऐसा करता देख रहा था। सैम से अब हेजल का यूं उसके आगे पीछे डांस करते बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वह उसका हाथ पकड़कर क्लब से बाहर ले गया, जहाँ थोड़ी शांति थी। सैम उसका हाथ झटकते हुए बिना भाव के साथ, "व्हाट डू यू वांट?" हेजल मुस्कुराते हुए, "काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आई लाइक इट।" "सैम, काम क्या है वो बोलो।" वह उसी तरह से बोला। हेजल थोड़ा सैम के करीब आते हुए, "बस तुम्हारी एक रात, सो कहाँ चलें, योर पैलेस और माइन?" हेजल की बात सुनकर सैम को गुस्सा आने लगा। हाँ, बस वह थोड़े फन के लिए लड़कियों से फ्लर्ट कर लेता था, पर कभी उसने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। पर यह सामने लड़की खड़ी उसे इस तरह का ऑफर दे रही थी। सैम गुस्सा कंट्रोल करते हुए, "नो, आई डोंट वांट।" हेजल सैम के और पास आकर उसकी शर्ट के साथ खेलते हुए, "ओह कम ऑन यार, मैं एक लड़की होकर शर्मा नहीं रही हूँ और तुम लड़के होकर क्यों शर्मा रहे हो? ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आएगा।" सैम गुस्से से उसे खुद से दूर करते हुए, "यह अरमान कैसे पाल लिया तुमने कि सैम तुम जैसी लड़कियों के साथ कहीं भी चला जाएगा?" गुस्से से घूरते हुए, "मेरे आसपास भी मत भटकना, वरना इस बार तो ऐसी घटिया बातों के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, अगली बार नहीं छोड़ूंगा।" वहीं सैम को क्लब में ना पाकर पुलकित बाहर आ जाता है और उन दोनों की बातें भी सुन लेता है। सैम को गुस्सा करते देख वह उसे अपने साथ ले जाता है और गाड़ी में बैठा देता है और खुद ड्राइव करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि सैम का गुस्सा बड़ा खतरनाक है। पार्टी से आने में लेट हो जाने के लिए पुलकित ने सैम को भी अपने घर ही रोक लिया था। अगले दिन सैम इस वक्त अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्किंग में बैठा बातें कर रहा था। इस समय वहाँ पुलकित मौजूद नहीं था, शायद किसी काम से गया हुआ था। तभी वहाँ हेजल पता नहीं कहाँ से आई और आकर सैम को कुछ दूरी से घूरने लगी। सैम ने जब उसे देखा तो उसे इग्नोर करते हुए फिर अपने दोस्तों में लग गया। अपने आप को इग्नोर होता देख हेजल का हो गया ईगो हर्ट। वह अब सैम और उसके दोस्तों के पास आकर खड़ी हो गई। हेजल, मुझे तुमसे बात करनी है सैम। वह बिना इधर उधर की बातें किए सीधे बोल गई। सैम ने पहले तो उसे इग्नोर करने का सोचा, फिर पता नहीं क्या सोचकर अपने दोस्तों को वहाँ से रवाना कर दिया। फिर सिर्फ वहाँ सैम और हेजल के अलावा कोई नहीं था। "सैम, शुरू हो जाओ," वह बिना भाव के साथ बोला। हेजल गुस्से में,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हेजल को मना कर दिया। आज तक हेजल ने जो चाहा है उसे मिला है। तुम्हें अपने सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी हेजल नहीं। सैम हल्का मुस्कुराकर, ओह तो पहली बार रिजेक्शन हजम नहीं हो रहा है, तभी तो इतना तिलमिला रही हो। क्या कहा तुमने? मुझे मजबूर कर दोगी? तो याद रखना अपनी यह बात, क्योंकि ऐसा ना तुम्हारे सपनों में भी नहीं होने वाला। लास्ट में आते हुए वह अपने दांत पीसते हुए बोला। हेजल गुस्से में, बड़ा घमंड है ना तुमने सैम, क्योंकि हर लड़की तुम्हारे पीछे जो भागती है। सैम, नो, करेक्ट करो अपने आप को। उसे घमंड नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, वह अपने स्टाइल में बोला। हेजल, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो ठीक है। सुना है तुम्हें बैट लगाने का बड़ा शौक है, तो आज एक बैट मैं भी लगाती हूँ। फिर इधर उधर देखकर, हाँ वो लड़की जो कैंटीन में बैठी है, उसे पूरे कॉलेज के सामने कन्फेस करवा कर बताओ कि वह तुमसे प्यार करती है। इसके लिए तुम्हें 2 महीने नहीं, चलो 3 महीने का टाइम देती हूँ। अगर कर पाए तो ठीक है, और नहीं तो आ जाना मेरे पास, वह घमंड के साथ बोली। सैम, बैट एक्सेप्टेड। सैम से बैट तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है, सो जस्ट वेट एंड वॉच। यह बैट तो सैम जीत कर ही रहेगा। सैम की बात सुन हेजल मिस्टीरियस स्माइल देकर वहां से चली गई। जब सैम ने यह जानने के लिए कैंटीन की तरफ देखा तो वह एक बार देखता ही रह गया। वहाँ बैठी थी कृतिका, ग्रे कलर ओवरसाइज जंपसूट में, बालों का बन बनाए जिसमें से कुछ बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। एक हाथ में बुक लिए, दूसरे हाथ में पेंसिल जो मुंह में रखकर कुछ सोच रही थी। चश्मा भी लगाया हुआ था। सैम को पता ही नहीं चला कब वह उसे देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। सैम अपने बालों में हाथ फेरते हुए, सही खेल गई ये हेजल, पूरे कॉलेज में उसे यही मिली थी। आज तक इसे दूर से देख लिया करता था और सोचता था कि इसे क्यों फर्क नहीं पड़ता मेरे आने से। कभी ध्यान ही नहीं दिया मुझ पर मेरी नज़र है इस पर। चलो एक मौका मिला इनसे बात करने का, इतना सब वह मन में कहकर मुस्कुरा दिया। पुलकित सैम के पास आते हुए, क्या बात है, इस्माइल क्यों कर रहा है? पुलकित ने ऐसे ही पूछा, सैम कैंटीन की तरफ देखते हुए। फिलहाल क्लास नहीं है ना, तो चल कैंटीन चलते हैं, कुछ खा लेंगे, मुझे भूख लगी है थोड़ी। पुलकित ने यह सुनकर हाँ में चेहरा हिलाया और दोनों बढ़ गए कैंटीन की तरफ। अब तक रिनासी भी कृतिका के पास आकर बैठ गई थी। आज कैंटीन में थोड़ी भीड़ थी, जिस वजह से कोई टेबल खाली ही नहीं थी। सैम और पुलकित ने जब देखा कि वहाँ कोई भी टेबल खाली नहीं है, पर उनके लिए बाकी लोग टेबल छोड़ते उससे पहले ही वे दोनों ही कृतिका और रिदांशी की टेबल की तरफ बढ़ गए, जहाँ 2 चेयर खाली थी, जिसे देखकर लड़कियों का मुंह बन गया। कृतिका और रिदांशी अपनी टेबल पर बैठे अपने काम में लगी थी, यानी कृतिका बोल पढ़ रही थी और भाई रिदांशी अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी कि तभी उन लोगों के कान में एक आवाज़ पड़ी, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? दोनों ने जब चेहरा उठाकर आवाज़ की दिशा में देखा तो वहाँ कॉलेज के 2 मोस्ट हैंडसम लड़कों को खड़ा देखा। रिदांशी खुश होते हुए, वाई नॉट, प्लीज़ बैठिए ना। रिदांशी की बात सुनकर दोनों वहाँ बैठ गए। सैम की नज़र कृतिका पर चली गई, जो वह अपनी बुक में देख रही थी। सैम अपने स्टाइल में, आप दोनों ब्यूटीफुल गर्ल्स अपना फुल नेम हमें बताएंगी? सैम ने अपनी बात रखकर एक बार कृतिका को देखा, जिसे उसकी बात सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अभी भी अपनी बुक्स में लगी हुई थी। रिदांशी स्माइल के साथ, हेलो मैं हूँ रिदांशी मेहरा, केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, आप लोग मुझे रिदा बुला सकते हैं। फिर कृतिका की ओर इशारा करते हुए, और यह है कृतिका सिंह शेखावत उर्फ मेरी कृति, आप लोगों की तरह बिजनेस मैनेजमेंट की स्टूडेंट है। इतना कहकर रिदांशी ने अपना हाथ बढ़ाया तो दोनों लड़कों ने उससे हाथ मिलाया और वहीं कृतिका रिदांशी को घूरने लगी, जैसे आंखों से ही कह रही हो, मेरा नाम बताना ज़रूरी था क्या? सैम रिदांशी से, आपकी दोस्त का शायद आज मौन व्रत लगता है, तभी कुछ नहीं कह रही हैं। या फिर कृतिका को एक बार देखकर यह बोल तो सकती है ना? कृतिका सैम की बात सुनकर, आवाज़ है मेरे पास, पर वो क्या है ना, मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती। कृतिका ने एक टूक जवाब बिना भाव के साथ सैम को दिया। फिर कृतिका का फ़ोन बजने लगा, उसे उठाकर
और सामने वाले की बात सुनकर। क्या आप लोग आज भी किसी पार्टी में जा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं आना। हाँ, घर पर मैं नहीं रहूँगी। रिदा के साथ हॉस्टल चली जाऊँगी। वह अपनी चेयर से उठकर बोली। फिर रिदांशी की तरफ देखकर, रिदा, एक बार सैम को देखकर, तू बैठ यहाँ, मैं चली लाइब्रेरी। और हाँ, आज मैं तेरे साथ ही चलूँगी। कृतिका इतना बोलकर वहाँ से अपना सामान लेकर चली गई। सैम तो उसे जाता हुआ ही देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कृतिका उसे ऐसा जवाब देकर चली जाएगी। सैम कृतिका को जाते हुए देखकर रिदांशी से, ये ऐसी ही है क्या? रिदांशी इस्माइल के साथ, वो ऐसी ही है सैम, लोगों से कम बात करती है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि उसे बात करना नहीं आता। बस जिनके साथ कंफर्टेबल होती है उन्हीं से बात करती है। रिदांशी इतना बोलकर अपनी क्लास की तरफ चली गई। सैम जो कुछ सोच रहा था, उसने नज़र घुमाकर पुलकित की तरफ देखा तो वह इस्माइल के साथ उस तरफ देख रहा था जहाँ से रिदांशी और कृतिका गई हैं। सैम को सोचकर, कहीं तुझे कृतिका तो पसंद नहीं है ना भाई? वह अपनी बैट के बारे में सोचते हुए बोला। पुलकित इस्माइल के साथ, रिदांशी, आई लव रिदांशी। सैम हैरानी से, वाट, पर यह कब हुआ? पुलकित कुछ सोचते हुए इस्माइल के साथ, पिछले साल जब वह पहली बार कॉलेज आई थी, मुझसे टकराते टकराते बची, पर मेरा दिल ले गई। तब से मैं प्यार करता हूँ उसे, बस बताने से डर लगता है। सैम कुछ सोच कर, तो एक काम करते हैं, तेरे लिए हम इन दोनों से दोस्ती कर लेते हैं, जिससे तुझे उसे जानने का मौका भी मिलेगा और साथ ही मेरे कितू को जानकर मेरी होने वाली भाभी भी मान जाएगी। सैम अपनी बैट के बारे में सोचते हुए बोला। और वहीं पुलकित इन सबसे अनजान रिदांशी के साथ दोस्ती वाली बात सुनकर मुस्कुराने लगा। अगले दिन सैम और पुलकित एक तरफ खड़े थे और सामने खड़े लड़कों को घूर रहे थे, और उसी तरह सामने खड़े लड़के सैम और पुलकित को घूरने में लगे थे। फिलहाल ये सभी प्रिंसिपल रूम में थे और प्रिंसिपल उन्हें गुस्से से घूर रहे थे। प्रिंसिपल सबको देखकर, आप सब वहाँ क्या कर रहे थे? मैं तो यूं ही रैंडम चेकिंग कर रहा था, पर मुझे क्या पता था आप सब आपस में झगड़ने में लगे थे। सैम से, सैम, आपका तो रोज का हो गया है ना, हर बार आपकी कंप्लेन आती है मेरे पास। बाय गॉड सैम, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं होते ना, तो मैं कब का आपको इस कॉलेज से निकाल देता। फिर पुलकित से, पुलकित आप, ये पहली बार हुआ है कि आप जैसे सीनियर स्टूडेंट भी ऐसी हरकत में इन्वॉल्व हैं। फिर दूसरे ग्रुप से, और आप रिकी, हमेशा ही आपका ये सब, याद होगा आपको, लास्ट टाइम मैंने आपको वार्न किया था, पर नहीं, आप सुधरने वालों में से हैं ही नहीं। गुस्से से एक बार सबको घूर कर, इस बार मैं किसी को नहीं रियायत दूंगा। फिर टेबल पर रखे पेपर पर लिखकर, आप सभी को मैं डिटेंशन में भेज रहा हूँ। जानते हैं ना इसका मतलब? आप सभी कल से कॉलेज तभी आ सकते हैं जब आपके पेरेंट्स मुझे लिखित आप सबकी गारंटी ना दे देते। प्रिंसिपल आगे और कुछ कहते, तभी गेट पर किसी ने अंदर आने की परमिशन मांगी। सभी का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। गेट पर रिदांशी खड़ी थी। प्रिंसिपल ने उसे अंदर आने की परमिशन दे दी। रिदांशी अंदर आकर और एक बार सैम और पुलकित को देखकर, जो उसे ही देख रहे थे। सर, सैम और पुलकित की आज कोई गलती नहीं थी। प्रिंसिपल रिदांशी की बात सुनकर, आप कहना क्या चाहती हैं? आप कह रही हैं कि सैम और पुलकित की ओर इशारा कर, यह दोनों गलत नहीं है? क्या आप मुझे कोई प्रूफ दे सकती हैं जो आपने अभी अभी कहा? रिदांशी, सर, यह रिकी और उसके ग्रुप की ओर इशारा कर, यह रिकी का ग्रुप कॉलेज की गर्ल्स को छेड़ते हैं, आती जाती लड़कियों को परेशान करते हैं। जो फ्रेशर्स आए हैं उनकी रैगिंग कर रहे थे ये लोग। रिदांशी ने अपनी बात बिना डर के रखी। मेरे साथ भी आज ये लोग बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। सैम और पुलकित तो बस इन्हें यह सब करने से रोक रहे थे। प्रिंसिपल रिदांशी की बात सुनकर, पहले तो मैं भी माफ़ी मांगना चाहूँगा रिदांशी, इस कॉलेज में ये सब हो रहा है और मुझे इसकी खबर तक नहीं दी गई थी। और अगर आज मैं ऐसे ही रैंडम चेक नहीं करता तो मुझे ये सब पता ही नहीं चलता। रिदांशी, आप जा सकती हैं, एंड ट्रस्ट मी, आगे से ऐसा इस कॉलेज में एक भी स्टूडेंट के साथ नहीं होगा। रिदांशी प्रिंसिपल की बात सुन वहाँ से चली गई। फिर प्रिंसिपल रिकी और उसके ग्रुप से,
आप सभी को यह सब करने के लिए डिटेंशन में भेजा जाता है। इतना कहकर वे रिकी और उसके ग्रुप के खिलाफ कुछ लिखने लगे। रिकी और उसका ग्रुप सैम और पुलकित को घूरते हुए निकल गया। फिर पुलकित से, पुलकित, ये आपकी पहली गलती के लिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। जाइए यहाँ से और आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करना। पुलकित जाना तो नहीं चाहता था, पर सैम के कहने पर चला गया। फिर सैम से, सैम, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, पर आप में कमी है तो अनुशासन की। ट्रस्ट मी सैम, अगर आप मेरे दोस्त के बेटे नहीं होते ना, तो मैं कब का आपको कॉलेज से निकाल देता। फिलहाल तो आपको अनुशासन सीखना होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट कितना भी ब्रिलियंट हो, पर उसमें अनुशासन ना हो तो सब बेकार है। इतना कहकर वे किसी को कॉल लगाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलकित प्रिंसिपल रूम से निकलकर कॉलेज के गार्डन एरिया में आ गया था। उसे बस यही फिक्र सता रही थी कि सैम का क्या हाल हो रहा होगा। वह इसी उधेड़-बुन में था कि तभी पीछे से आवाज़ आई। जब वह पलटा तो वहाँ रिदांशी खड़ी थी। उसे देखते ही उसके फेस पर स्माइल आ गई। ऐसा होता है ना कि आप कितनी ही परेशानी में हो, कितना ही गुस्सा चढ़ा हुआ हो आपको, पर जब वह इंसान आपके सामने आ जाता है जिससे आप प्यार करते हैं, तो आपको सुकून का एहसास होता है। जो भी प्रॉब्लम होती है वह कुछ टाइम के लिए आपके दिमाग से ही निकल जाती है। ऐसा ही कुछ पुलकित के साथ हो रहा था। रिदांशी पुलकित के पास आकर, मुझे आपको थैंक यू कहना था पुलकित। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, वह स्माइल के साथ बोली। फिर थोड़ी टेंशन में, पर सैम का क्या हो रहा होगा? प्रिंसिपल सर इस बार उन्हें कहीं कॉलेज से निकाल ना दें। फिर अपने आप को कोसते हुए, सब मेरी ही गलती है। ना मैं उस रिकी और उसके ग्रुप से उलझती और ना ये सब होता। पुलकित रिदांशी की बात सुनकर, आप प्लीज़ अपने आप को ब्लेम मत करिए। वैसे भी हम सब एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और दोस्तों की मदद तो करनी ही होती है। सो फ्रेंड्स, इतना कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया। रिदांशी एक बार उसका हाथ देखकर मुस्कुराते हुए उसका हाथ मिलाकर चेहरा हिलाकर हाँ का इशारा करती है। और रही बात सैम की, तो वह कहीं नहीं जा रहा है। सर उसे कोई पनिशमेंट दे देंगे, पर कॉलेज से नहीं निकालेंगे। सो डोंट वरी। पुलकित के ऐसा कहने पर उसने हाँ में चेहरा हिला दिया। इतना बोलकर पुलकित मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। रिदांशी उसे जाता हुआ देख रही थी। रिदांशी मन में, आज आपसे दोस्ती कर मैं कितनी खुश हूँ ये बता नहीं सकती। आपको पहली नज़र में ही चाहने लगी थी। सोचा नहीं था यह दिन भी कभी आएगा। दोस्ती हो गई है, प्यार भी जल्दी हो जाएगा। रिदांशी इतना सोचकर मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ चली गई। उधर प्रिंसिपल रूम में थोड़ी देर के बाद किसी की मीठी सी आवाज़ आई, जो अंदर आने की परमिशन मांग रही थी। सैम ने जब उस आवाज़ की ओर देखा, कृतिका खड़ी थी वहाँ, वाइट टी शर्ट, ब्लू डेनिम के साथ एक येलो लॉन्ग शर्ट पहने, बालों की पोनी बनाए। वह इतनी अच्छी लग रही थी कि सैम की नज़र ही नहीं हट रही थी। कृतिका ने भी अंदर आकर उसे एक बार देखा और फिर प्रिंसिपल के कुछ कहने का वेट करने लगी। आखिर उन्होंने ही तो कृतिका को बुलवाया था। प्रिंसिपल, कृतिका सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन्हें तो तुम जानती होगी। प्रिंसिपल ने सैम की ओर इशारा किया, जिससे कृतिका की नज़र सैम पर एक बार फिर चली गई। मैं चाहता हूँ कि ये आज से आपके साथ लाइब्रेरी में काम करें। इनकी बात सुन कृतिका थोड़ी हैरान हुई। मैं सैम को अनुशासन सिखाना चाहता हूँ, जिस वजह से वे अगले कुछ महीने वहीं काम करने वाले हैं। आपको मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपके अंडर काम करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि यह अपना काम सही से करें। कृतिका प्रिंसिपल की बात सुनकर, सर, थोड़ा रुककर, मुझे नहीं लगता कि ये वहाँ सही से काम कर सकते हैं। आप इन्हें किसी और तरीके से भी डिसिप्लिन सिखा सकते हैं ना? कृतिका ने अपने बचाव में कहा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सैम उसके साथ काम करे। प्रिंसिपल कृतिका की बात सुनकर, आप इनडायरेक्टली मेरा काम करने से इनकार कर रही हैं। कृतिका ने यह सुनकर ना में जल्दी से चेहरा हिला दिया। कृतिका, आप भूल रही हैं कि एक बार मैंने आप पर एक फेवर किया था, आपके डैड को ना बताकर कि आप यहाँ लाइब्रेरी में काम करती हैं। सो अगर आप चाहती हैं कि मैं यह बात अब भी उन्हें ना बताऊं, तो आप अब भी इनकार कर सकती हैं। बेचारी कृतिका के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं था। प्रिंसिपल सर भी सैम के लिए उसे उसी के पापा को सब सच बता देने की बात कर रहे थे।
ना चाहते हुए भी कृतिका को उनकी बात माननी ही पड़ी और वहीं सैम इस सब में खुश था। कृतिका के आसपास रहने से उसके बैट जीतने के चांसेस बढ़ सकते थे। वह इस बात से अंदर ही अंदर खुश था, पर यह बात उसने अपने फेस पर नहीं लाई। दोनों निकल गए लाइब्रेरी की तरफ, जहाँ कृतिका उससे आगे चल रही थी और वही सैम उसके पीछे अपने स्टाइल से चल रहा था। लाइब्रेरी में कृतिका और सैम दोनों वहाँ आए तो सभी लोग जो वहाँ फ़िलहाल मौजूद थे वे लोग हैरान हो गए। सैम आज पहली बार वहाँ जो आया था। सैम भले ही एक अच्छा स्टूडेंट था, पर कभी वह इस लाइब्रेरी में नहीं आया था। कृतिका एक तरफ गई और एक कार्ड लेकर आई। सैम अब तक पूरी लाइब्रेरी देख रहा था। काफ़ी बड़ी थी वह, बड़े बड़े पिलर के सपोर्ट लिए हुए थी। उसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा था। बैठने के लिए टेबल और चेयर लगी हुई थी। कृतिका कार्ड पर कुछ लिखते हुए, अपना असली नाम बताओ, वह सैम को देखते हुए बोली। सैम, मुझे ये सैम के नाम से जाना जाता है, तो वही लिख दो। सैम ने भी कृतिका को देखते हुए बोला। कृतिका, जितना बोला है उतना करो और भूलो मत, तुम या मेरे असिस्ट हो, तो जो कहा है वैसा ही करो। कृतिका ने एक टूक जवाब दिया और उसके फेस पर बिल्कुल भाव नहीं थे। सैम, समर्थ कपूर, वह इधर उधर देखते हुए बोला, जैसे बिना मन के बोल रहा हो। कृतिका बिना सैम की ओर देखते हुए, कितना अच्छा तो नाम है, इसे छुपाकर क्यों रखते हो। कृतिका ने नज़र उठाकर सैम को देखा, जो उसे ही देख रहा था। सैम को आज तक किसी ने उसका असली नाम नहीं पूछा था। कभी किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ी ये जानने के लिए, और यहाँ तो कृतिका ने उसके नाम की तारीफ भी कर दी थी। पता नहीं क्यों सैम को अपना नाम आज अच्छा लग रहा था, जिसे वह पसंद नहीं करता था। कृतिका वहाँ से चली गई, क्योंकि वह इस अचानक हुई आई कांटेक्ट से हड़बड़ा गई थी और बहाने से वहाँ से चली गई थी। कृतिका जब कुछ फॉर्मेलिटी पूरी कर आई तो सैम उसे कहीं नहीं दिख रहा था। उसे लग रहा था कि सैम वहाँ से चला गया। वह भी खुश हो गई, क्योंकि कृतिका भी सैम को ज़्यादा झेलना नहीं चाहती थी। पर उसकी बुरी किस्मत, किसी ने उसे बता दिया, सैम उसके उस कॉर्नर की तरफ गया है जहाँ उसने किसी को भी जाने से मना किया था। कृतिका का स्टडी कॉर्नर कुछ इस तरह था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से सजाया था। ये कॉर्नर लाइब्रेरी की एक ऐसी जगह पर बनाया गया था जहाँ पर ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं था। आसपास पेड़ पौधे थे, जिससे वह जगह ताजगी भरी थी। वह शांत सी जगह सुकून देने वाली थी। कृतिका जब वहाँ पहुँची तो देखा सैम वहाँ बैठा उसकी कोई बुक देख रहा था और स्माइल कर रहा था। कृतिका सैम के सामने खड़ी होकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, ये मेरी जगह है जहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं आ सकता है। यह सब बोलकर उसका ध्यान उस बुक पर गया जो सैम के हाथों में थी, उसे छीनते हुए, और मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना आगे से। कृतिका ने जब बुक सैम से छीनी तो वह उससे नज़र नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि सैम उसे देखकर टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। सैम अपनी जगह से खड़ा होकर, वैसे मुझे नहीं पता था तुम जैसी पढ़ाकू लड़की भी ऐसी रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती है। वह कृतिका की बुक की तरफ इशारा कर बोला, जो वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। वैसे तरीका अच्छा है, इस तरह कवर कर रखने का, किसी को शक भी नहीं होगा जब तक वह ऐसी बुक को खोल कर देखे और पढ़े ना। सैम लास्ट बात ख़त्म कर हंसने लगा और उसकी हंसी देख कृतिका को लग रहा था वह उसका मजाक उड़ा रहा है। यह देखकर उसे गुस्सा आने लगा। कृतिका गुस्से में, देखो, तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो ना, उसी में ध्यान दो, और मेरी मर्जी मैं कुछ भी पढ़ूँ, तुम्हें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इतना कहकर वह वहाँ से निकलने लगी, फिर पीछे घूमकर, चलो यहाँ से, और जिस काम के लिए आए हो उसे करो, और हाँ, अगली बार यहाँ मत आना। कृतिका यह बोलकर आगे निकल गई और वहीं सैम उसे जाता हुआ देख रहा था। उसे आज ही कृतिका के बारे में कुछ नया जानने को मिला था। सच में कृतिका जैसी दिखती थी वैसी नहीं थी। बहुत कुछ छुपा कर रखा था उसने। सैम भी उसे अच्छे तरीके से जानना चाहता था। यह सैम के साथ पहली बार हो रहा था कि वह खुद किसी लड़की के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो रहा था, क्योंकि आज तक उसने कभी बाकी लड़कियों पर ध्यान नहीं दिया था। सैम भी वापस सभी के बीच आ गया और वैसा ही काम करने लगा जैसा कृतिका उसे समझा कर गई थी। और उधर रिदांशी कैंटीन में बैठी हुई थी, अपनी एक बुक पढ़ते हुए
अपना मंगवाया सैंडविच खा रही थी। एक हाथ में बुक और दूसरे हाथ में सैंडविच लिए वह बड़ी प्यारी लग रही थी। कुछ देर बाद रिदांशी को लगा उसे कोई देख रहा है। जब नज़रें उठाकर उसने अपने सामने की तरफ देखा तो वहाँ पुलकित बैठा हुआ था और रिदांशी को स्माइल के साथ देख रहा था। यह देखकर तो एक बार रिदांशी के दिल की धड़कनें ही बढ़ गईं। रिदांशी बुक और सैंडविच नीचे रखते हुए, अरे आप कब आए? वह स्माइल के साथ बोली। पुलकित, बस जब आप अपनी बुक और सैंडविच में खोई हुई थी। वह भी स्माइल के साथ बोला। रिदांशी, वैसे आप इस वक्त यहाँ? मेरा मतलब है आपकी क्लासेस तो अब तक ख़त्म हो गई होती हैं ना? पुलकित, सैम का वेट कर रहा हूँ। यह सुनकर रिदांशी के फेस पर कन्फ्यूज़न के भाव आने लगे। उन्हें देखकर, प्रिंसिपल सर ने उसे लाइब्रेरी में आपकी दोस्त को असिस्ट करने का काम दिया है, कुछ महीनों के लिए। रिदांशी, मुझे अब तो फिक्र हो रही है। वह पुलकित की पूरी बात सुनकर बोली। पुलकित, आप कृतिका के लिए फ़िक्रमंद हो रही हैं? डोंट वरी, सैम उन्हें परेशान नहीं करेगा। वह रिदांशी की बात सुनकर हल्की स्माइल के साथ बोला। रिदांशी हंसते हुए, मुझे कृतिका की नहीं, सैम की फ़िक्र हो रही है, क्योंकि कृतिका जब लाइब्रेरी में होती है ना, तो उसका एक अलग ही रूप होता है। शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। रिदांशी ने जब अपनी बात कही उसी टाइम सैम बिल्डिंग से बाहर आता हुआ उसे दिखा और लगता है पहले दिन ही सैम बहुत डांट खाकर आए हैं। रिदांशी यह बोलकर हंसने लगी। पुलकित भी उसकी बात सुनकर उस दिशा में देखने लगा जिस तरफ से सैम आ रहा था। फेस पर उसके थकान दिख रही थी। वे दोनों ही एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने दोस्त के पास चले गए। रिदांशी कृतिका के पास पहुंचकर, और बता, कैसे रहे तेरे ये 3 घंटे अपने क्रश के साथ? वह मजाक उड़ाते हुए बोली। कृतिका उसे घूरते हुए, अगली बार तुमने ये बोला ना तो देख लेना। उसकी बात सुनकर रिदांशी ने जल्दी से सॉरी बोल दिया, अपनी बात कंटिन्यू करते हुए। प्रिंसिपल सर ने फंसा दिया है, उसे अब कुछ महीनों के लिए झेलना पड़ेगा। और तुझे पता है, जनाब को आए कुछ मिनट ही हुए थे और उसे मेरा कॉर्नर भी मिल गया। कितना मुश्किल से उसे वहाँ से निकाला है मैंने। वे दोनों चलते चलते बात कर रही थीं। जैसे ही वे गेट की तरफ पहुंची, शिखर उन्हें लेने आ गया। दोनों ही आज साथ में कृतिका के घर की तरफ बढ़ गईं। सैम की कार में। सैम कार चला रहा था। पुलकित उसके पास बैठे हुए बहुत देर से उसे ही देख रहा था। सैम ने पहले तो इग्नोर किया, पर जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो गाड़ी को साइड में रोक लिया। सैम चिढ़ते हुए, जैसा तू अभी मुझे देख रहा है ना, किंतु अगर उतना ही रिदांशी को देखता ना, तो आज मैं उन्हें पूरे हक से भाभी कहकर बुला पाता। पुलकित, बात तो तेरी सही है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहुत जल्द मुझे किसी को भाभी बोलना पड़ेगा। पुलकित उसकी बात सुनकर स्माइल के साथ बोला। वह स्माइल एक छेड़ने वाली स्माइल थी। सैम बात सुनकर गाड़ी स्टार्ट कर चलाते हुए, पागल है क्या? कुछ भी बोल रहा है। और एक बात बता, तू बात किसकी कर रहा है? वह अपनी बात कवर करते हुए बोला। पुलकित, और किसकी भाई? मैं मेरी होने वाली इकलौती साली साहिबा की बात कर रहा हूँ। साफ शब्दों में कहूँ तो तेरा क्या चक्कर चल रहा है कृतिका के साथ? पसंद आ गई है तुझे? वह सैम को टटोलते हुए बोला। सैम पुलकित की बात सुनकर मन में, अगर कितू को पता चला ना कि मैं यह सब एक बेड के लिए कर रहा हूँ, तो यह तो सॉलिड भड़कने वाला है। इसे तो मेरा बेड लगाना ही पसंद नहीं है। सैम फिर पुलकित से, पागल है क्या? मैं और कृतिका? बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। वह मेरे टाइप की नहीं है। वह ना फर्स्ट मटेरियल नहीं है। वह तो, सैम फिलो में बोल रहा था, पर जब उसे रियलाइज़ हुआ कि वह क्या बोलने वाला है, तो वह एकदम रुक गया और गाड़ी चलाने में फोकस करने लगा। पुलकित ने यह सुनकर उसे पूछा, वह आगे क्या बोलने वाला था? तो सैम ने बात टालते हुए कुछ भी नहीं बोलकर पीछा छुड़वा लिया। पुलकित भी समझ गया था कि सैम आगे नहीं बताएगा, तो उसने भी उसे फोर्स नहीं किया। सैम पुलकित को घर छोड़कर अपने घर की तरफ बढ़ गया। अगले दिन जब क्लासेस ख़त्म होने के बाद कृतिका लाइब्रेरी में आई, तो वहाँ का नज़ारा देखते ही रह गई। लाइब्रेरी में आज काफ़ी लोग मौजूद थे। लड़के तो कम, पर लड़कियों की संख्या बहुत थी आज। जब कृतिका की नज़र एक तरफ गई तो वह समझ गई कि क्या सीन है। सैम के लाइब्रेरी में काम करने की बात फैल गई थी।
अपने हीरो के साथ वक्त बिताने के लिए सभी लड़कियां यहाँ पहुँच गई थीं। बुक में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। सभी बस सैम को देखने और उससे किसी बुक के बहाने बात करने आई हुई थीं। कृतिका ये सब देखकर इग्नोर करते हुए एक तरफ आ गई और बुक शेल्फ में जमाने लगी। जब सैम की नज़र कृतिका पर गई तो वह उसके पास चला गया और उसकी मदद करने लगा। कृतिका ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपना काम करने लगी। सैम कृतिका को अपने आप को इग्नोर करते हुए देखकर, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? वह कृतिका का हाथ पकड़कर उससे रोकते हुए बोला। कृतिका, मेरे इग्नोर करने से तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है? तुम जाकर उन लड़कियों से फ्लर्ट करो ना, जिस काम के लिए तुमने उन्हें यहाँ बुलाया है। कृतिका अपना हाथ छुड़वाकर दोबारा बुक शेल्फ में जमाते हुए बोली। सैम मदद करते हुए, मैंने यहाँ किसी को बुलाया नहीं है कृतिका, बस वे अपने आप आई हैं। और रही बात फ्लर्ट करने की, तो वह मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों के साथ तो नहीं कर सकता ना, तो इन्हीं से काम चला रहा हूँ। कृतिका उसकी ओर देखकर, मेरे जैसी लड़की मतलब? वह अपना काम रोकते हुए बोली। सैम कृतिका की आंखों में देखते हुए, तुम्हारी जैसी लड़की फ्लर्ट करने के लिए नहीं, इश्क करने के लिए बनी है, और इश्क मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सैम की बात सुन कृतिका एक बार के लिए तो उसकी आंखों में खोसी गई। जिस तरह से सैम ने अपनी बात रखी थी ना, वहाँ कोई भी लड़की होती तो अपने आप को उसकी आंखों में खोने से नहीं रोक पाती। कृतिका भी नहीं रोक पाई। कृतिका होश में आते हुए, कल रात ये जवानी है दीवानी देखी होगी, तभी बनी का डायलॉग बोल रहे हो। अपने आप को बनी मत समझना। वह सैम को देखते हुए बोलकर वहाँ से चली गई, पर छोड़ गई सैम के फेस पर एक स्माइल।